नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती अल्मोड़ा में प्रवक्ता हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। बच्चों, मैं आपके सम्मुख कक्षा 12 विषय हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है लेकर उपस्थित हूँ। तो प्रस्तुत है कविता सहर्ष स्वीकारा है, जिसके रचयिता है गजानन माधव मुक्तिबोध। बच्चों, सहर्ष में स उपसर्ग है और हर्ष मूल शब्द है, जिसका अर्थ है खुशी के साथ, हर्ष के साथ स्वीकारा, स्वीकारना। अब इस कविता को पढ़ने से पूर्व हम प्रस्तुत कविता का प्रतिपाद्य जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है उसे जान लेते हैं। देखिए, सहर्ष स्वीकारा है शीर्षक कविता में कवि ने अपने जीवन के सभी खट्टे मीठे अनुभवों, कोमल तीखी अनुभूतियों तथा सुख दुख की स्थितियों को खुशी से स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वह इन सब के साथ अपने प्रिय को जुड़ा पाता है। वह अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर प्रिय का प्रभाव और अपने व्यक्तित्व को भी उसकी देन मानता है। कवि का जीवन प्रेयसी की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है। उसके हृदय में बहने वाली भाव सरिता का प्रवाह, अभावों में उसका आत्मसम्मान बने रहना, उसकी वैचारिक शक्ति, व्यक्तित्व की दृढ़ता आदि में नयापन और मौलिकता का कारण भी उसकी प्रिया है। कवि को उसके अतिशय स्नेह से अपना भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। उसे लगता है कि प्रिय के प्रेम में उसकी आत्मा दुर्बल हो गई है। उसे आत्मग्लानि का अनुभव होता है, इसलिए वह पाताली अंधेरी गुफाओं में जाने का दंड भुगतना चाहता है। मगर वह जानता है कि वहाँ भी उसकी प्रिया उसको यादों के रूप में सहारा देगी। बच्चों, ये बात ध्यान में रखने की है कि कवि ने अपनी यह कविता जिसे संबोधित कर लिखी है, इस कविता को लिखने की प्रेरणा जिसे कवि मानता है वह अज्ञात है। इस कविता में हमें यह पता नहीं चल पाता कि उस कवि का प्रिय कौन है। यहाँ वह उसकी माँ, उसकी प्रेमिका या उसकी पत्नी कोई भी हो सकती है। अब हम देखते हैं काव्यांश। देखिए, इस कविता का पहला काव्यांश। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस कविता की जो प्रारंभिक पंक्तियां हैं, इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा। अपने प्रिय का प्रेम कवि को सब कुछ सहने की शक्ति देता है। देखिए, अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं कि उसके जीवन में जो भी सुख दुख है, जो कुछ है से तात्पर्य यहाँ पर है उसके जीवन में जो भी सुख दुख है, जो भी खट्टे मीठे अनुभव उसे हुए हैं और जो भी कोमल तीखी अनुभूतियाँ कवि को हुई हैं, कवि ने इन सब को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, सहर्ष स्वीकार कर लिया है। और वह इसे खुशी खुशी स्वीकार क्यों करता है? देखिए, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि वह अपने हर क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा हुआ महसूस करता है और वह कहता है कि मेरा जो भी सुख दुख है
मेरी जो भी कमियां हैं, मेरी जो भी अच्छाइयां हैं, उन सब के साथ हे प्रिय, तुमने मुझे अपनाया है, तुमने मुझे प्रेम किया है, जो कुछ भी मेरा है, अर्थात मेरे पास जो कुछ भी है तुमको वह सब प्रिय है। इसीलिए मुझे भी क्या है, यह सब प्रिय है। अपने जीवन की हर स्थिति को मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूँ। मूल भाव यह है कि कवि का यह जीवन उसके प्रिय के प्रेम की देन है, और आज कवि के जीवन में जो कुछ भी है उसे वह स्वीकार है। अब हम काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें यदि भाव पक्ष हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि कवि ने अपने जीवन में व्याप्त हर स्थिति को, परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसके प्रिय को वह अच्छा लगता है। अब यदि भाषा की बात करी जाए, शिल्प सौंदर्य की बात यदि हम करें तो इसके अंतर्गत भाषा हम देखें तो प्रस्तुत कविता की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा में प्रवाह है और सहर्ष स्वीकारा है में अनुप्रास, सहर्ष स्वीकारा में अनुप्रास अलंकार है, और प्रस्तुत कविता जो है वो मुक्तक छंद में लिखी गई है। अब दूसरे काव्यांश की तरफ हम चलते हैं। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। प्रस्तुत काव्यांश के प्रसंग की बात यदि हम करें तो इसका प्रसंग इस प्रकार से होगा। कवि ने अपनी अभावग्रस्त किंतु स्वाभिमान पूर्ण जिंदगी का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। देखिए, अब इस काव्यांश की व्याख्या हम इस प्रकार से देखेंगे। कवि कहता है कि अपनी अभावों की जिंदगी पर उसे गर्व है। गर्बीली गरीबी, उसे अपनी गरीबी पर गर्व है, अर्थात उसे उसके जीवन में जितने भी अभाव हैं उस पर उसे गर्व है, और इस जीवन को जीते हुए उसे ये गंभीर अनुभव सब, उसे जो भी गहरे अनुभव मिले हैं, यह विचार वैभव सब, और उसके विचारों और चिंतन को जो संपन्नता मिली है, और उसके दृढ़ता यह, उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरिता, अर्थात उसके मन के भीतर जो भावों की सरिता है, सरिता अर्थात नदी, उसके भावों की जो सरिता है, जो भावों की नदी बह रही है, यह अभिनव सब, अभिनव का अर्थ होता है नया, वह सब कुछ नया है और उसका अपना है। मौलिक है, अर्थात वह सब मौलिक है, कहीं भी कोई नकल या बनावट उसमें नहीं है। उसके पास अपनी अनुभूतियों के प्रति जो दृष्टिकोण है वह अपना है। उसके पास जो कुछ भी अच्छा या बुरा है उसमें कोई भी नकल नहीं है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। अब कवि कहता है कि उसके जीवन में जो कुछ भी, जागृत का अर्थ है सजग है, और अपलक का अर्थ होता है यहाँ पर जो कुछ भी स्थिर होना। अपलक का अर्थ हो गया स्थिर और जागृत का अर्थ होना है सजग। उसके जीवन में जो कुछ भी सजग है, स्थिर है, वह सब प्रिय की प्रेरणामयी और संवेदनामयी अनुभूतियों का फल है, अर्थात उसने संवेदनाओं के धरातल पर जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी प्रेम पाया है, जो कुछ भी उसे अपने जीवन में मिला है, वह सब प्रिय की संवेदना को ही
कवि के द्वारा स्वीकार किया गया है। यह सब उसके प्रिय की प्रेरणामयी और संवेदनामयी जो अनुभूतियाँ हैं उनका ही फल है, और उसकी समस्त उपलब्धियों का स्रोत जो है संवेदन तुम्हारा है। उसके प्रिय की संवेदना ही कवि की समस्त उपलब्धियों का स्रोत है। अर्थात उसने जीवन में जो कुछ भी पाया है, जो कुछ भी प्रेम पाया है, उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा है, उन सब में कवि कहता है कि उन सब में हे प्रिय तुम्हारा ही संवेदन मौजूद है। जो भी विचारों की दृढ़ता है, व्यक्तित्व की दृढ़ता है, वह सब कुछ क्या है? उसके प्रिय के कारण ही है। अब इस काव्यांश के विशेष को हम देख लेते हैं। अर्थात काव्यगत सौंदर्य की यदि हम बात करें तो भाव पक्ष के अंतर्गत हम लिखेंगे, प्रिय की संवेदना का तरल अमूर्त बिंब इस कविता में, इस काव्यांश में प्रस्तुत किया गया है। और शिल्प पक्ष की बात यदि हम करें तो इस काव्यांश की भाषा जो है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, गर्बीली गरीबी और विचार वैभव, गर्बीली गरीबी विचार वैभव में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है। अब हम बढ़ते हैं अगले काव्यांश की तरफ। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। प्रस्तुत काव्यांश के प्रसंग की बात यदि हम करें तो देखें, इस प्रकार से इसका प्रसंग होगा। कवि अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को अपने प्रिय से जुड़ा पाता है, वह स्वयं को हर समय प्रिय के निकट पाता है। अब इस काव्यांश की व्याख्या हम देख लेते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। देखिए, कवि अपने संबोध्य से, अर्थात कवि ने इस कविता में जिसे संबोधित कर अपनी बात कही है, उससे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारा और मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या जुड़ाव है, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, कि मैं जितना भी इस प्रेम को, अपने भावों को बाहर निकालता हूँ, किसके माध्यम से? अपनी रचना के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से, उतना ही वह फिर भर भर आता है। कहने का तात्पर्य यह है, जितना मैं इस प्रेम को बाहर उड़ेलता हूँ, उतना ही मेरा अंतःकरण फिर प्रेम से भर जाता है, और ऐसा लगता है कि दिल में क्या झरना बह रहा है। अर्थात कवि यह सोचने पर विवश हो जाता है कि उसके दिल में प्रेम का क्या कोई झरना बह रहा है। फिर कवि कहता है कि मेरे मन में भावों की हलचल कुछ इस तरह से मची रहती है कि लगता है कि मेरे अंदर, अर्थात मेरे मन के अंदर मीठे पानी का सोता, सोता का अर्थ है यहाँ पे झरना, मीठे पानी का झरना बह रहा है। यहाँ पर कवि अपने हृदय की तुलना मीठे पानी के झरने से कर रहा है और कहता है कि इसमें कभी प्रेम का जल समाप्त ही नहीं होता, जितना निकालो उतना भरता रहता है। अर्थात उसके प्रिय के कारण, उसकी अनुभूतियाँ, उसके संवेदन के कारण इतना अपार प्रेम उसके हृदय में सदा विद्यमान रहता है कि वह जितना उसे उड़ेलना चाहता है वह फिर उसके अंतःकरण में वह प्रेम फिर भर जाता है। अब आगे देखिए जो पंक्ति है उसमें कवि क्या कहना चाहता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर,
मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। अब इन पंक्तियों में कवि बताना चाहता है कि किस तरह से प्रिय का प्रभाव उस पर है। देखो, कवि कहता है उसके प्रिय का प्रभाव उसके भीतर या बाहर दोनों तरफ है। जैसे आसमान में मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर। जैसे आसमान में जब चाँद खिलता है तो उसकी रोशनी धरती पर पड़ती है, रात भर वह चाँदनी धरती पर छाई रहती है। उसी तरह तुम्हारे खिलते हुए चेहरे, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारे चेहरे की चमक मुझ पर छाई हुई रहती है। मुझ पर, कवि कहता है कि मुझ पर तुम्हारे चेहरे का नूर, तुम्हारे चेहरे के नूर का सदैव प्रभाव उसी प्रकार फैला रहता है जैसे कि चाँद का रात भर धरती पर फैला रहता है। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जैसे चाँद की चाँदनी धरती को ठंडक देती है, उसी प्रकार तुम्हारे चेहरे की मुस्कान मुझे सदा खुशी देती रहती है, ठंडक देती रहती है। अब इस काव्यांश के विशेष की बात यदि हम करें तो इस काव्यांश में हम यदि अलंकार देखें तो इस काव्यांश में जो अलंकार प्रयुक्त हुए हैं वह हैं संदेह या संदेह अलंकार और विरोधाभास अलंकार। देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। इस पंक्ति में यहाँ पर संदेह अलंकार है और विरोधाभास अलंकार देखिए कहाँ पर है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। अर्थात प्रेम को जितना भी कवि उड़ेलता है वह उतना ही भर जाता है। तो इस पंक्ति में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। दिल में क्या झरना है, इस पंक्ति में यहाँ प्रश्न अलंकार है। और मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। झरना का प्रयोग करते हुए कवि ने इस काव्यांश में प्रेम की अधिकता को दर्शाया है। अब हम अगले काव्यांश की तरफ चलते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। इस काव्यांश की व्याख्या देखने से पूर्व हम इस काव्यांश के प्रसंग को जान लेते हैं। अपराध बोध से ग्रस्त मानसिकता का सजीव चित्रण इस काव्यांश में मिलता है। देखिए, इस काव्यांश का अर्थ इस प्रकार से होगा, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। देखिए, कवि के प्रिय का प्रभाव उन पर इतना अधिक है कि अब उनसे अपनी यह स्थिति सहन नहीं हो पा रही है। वह अपराध बोध से ग्रस्त है और इससे बाहर निकलना चाहता है। अपने प्रिय को संबोधित करता हुआ कवि कहता है कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो, अर्थात तुम मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। और यह सज़ा जो होगी वो बहुत कठिन सज़ा होगी, लेकिन कवि चाहता है कि उसका प्रिय उसे यह सज़ा दे कि वह अपने प्रिय को भूल जाए। वह कहता है कि मैं भूलूं मैं, कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। मैं तुम्हारी विस्मृति का ऐसा घना अंधेरा चाहता हूँ जैसा कि दक्षिण ध्रुव पर अंधेरा होता है। यानी कि साउथ पोल में
6 महीने सूरज नहीं निकलता है और अंधेरा छाया रहता है, तो कवि क्या चाहता है, वैसा ही अंधेरा अपने जीवन में चाहता है, उस अंधेरे में विलीन हो जाना चाहता है। और इस विस्मृति के अंधकार में वह बाहरी और आंतरिक रूप से विलीन हो जाना चाहता है। तुम्हारे प्रेम का वह कहता है, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू में, तुम्हारे इस प्रेम के प्रकाश से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। इस अंधकार को अर्थात अमावस्या के समान अंधकार को वह अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर, अपने हृदय में झेलना चाहता है और उसी में नहाना चाहता है। कवि कहता है कि तुम्हारे प्रेम का प्रकाश मेरे मन में ऐसा रम गया है कि यह मेरे व्यक्तित्व को चारों तरफ से घेरे हुए है और मुझ पर छाया हुआ है, और अब इस प्रकाश को कवि अपने हृदय में झेलना नहीं चाहता। उसने कवि के जीवन को अपने प्रभाव से इतना प्रभावित कर लिया है कि कवि इस स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा है। तो कवि चाहता है कि इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि अपने प्रिय से कहता है कि तुमसे ही आच्छादित अर्थात तुमसे ही घिरा हुआ जो मेरा जीवन है, आच्छादित है, तुम्हारे प्रेम का प्रकाश जो मेरे जीवन में चारों तरफ छाया हुआ है। रमणीय उजेला अर्थात प्रकाश, मनमोहक अर्थात मन को मोहने वाला जो यह प्रकाश है, यह उजाला है, वह अब कभी सहन नहीं कर पा रहा है और कहता है कि अब यह प्रकाश, तुम्हारे प्रेम का प्रकाश अब मुझसे सहा नहीं जाता है। अर्थात कवि अब कल्पना लोक से निकलकर यथार्थ के धरातल में जीना चाहता है। अब इस काव्यांश के विशेष की बात हम करते हैं। तो परिवेष्टित और आच्छादित में यहाँ पर अंत्यानुप्रास है और इस काव्यांश में जो शैली प्रयुक्त हुई है वह संबोधन शैली है और संपूर्ण कविता में साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है।